एपिसोड 127। तैमूर ने गाड़ी पोर्च में रोकी तो मैंने मुंह बनाकर ग्लोरिया से कहा, अब तुम्हारा हुलिया मुझे कई दिन तक बर्दाश्त करना होगा। मत करना बर्दाश्त, वो लड़की तो मौजूद होगी। क्या नाम था उसका? ग्लोरिया सोचते हुए बोली, कांता। बिल्कुल मौजूद होगी, मगर अरसे से उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली है। तो फिर चले जाओ इंडिया। वैसे वो लड़की भी कांता से कुछ कम नहीं है। तैमूर, क्या नाम है उसका? चलो, इस बहाने तुम्हें मुझसे बात करने का ख्याल तो आया। तैमूर हंसकर बोला, उसका नाम शाजिया है। सॉरी तैमूर, इस कामरान ने मुझे बातों में ऐसा उलझा दिया था कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। कामरान से बात कर रही हो तो शाजिया का भी यही हाल होता है। अच्छा, यानी यहां भी एक अदद कांता मौजूद है। कांता को 4 से ज़रब देकर उसमें मजीद इतने ही जमा कर लो, तब कहीं जाकर शाजिया बनेगी। शाजिया उस वक्त सो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी लौट आएंगे, वरना वो गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर बाहर आ चुकी होती। कॉरिडोर में हमारी बातों की आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो कमरे से बाहर निकल आई। ये कौन है? उसने ग्लोरिया की तरफ इशारा किया। ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है। ग्लोरिया काली थी। वो लोग हमारे साथ धोखा कर गए। वापसी में मिल गई तो मैंने साथ ले आया। शाजिया ने सर से पांव तक ग्लोरिया का जायजा लिया और हंसकर बोली, बस इनमें एक खराबी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। फिर वो आगे बढ़कर ग्लोरिया के गले लग गई। मैं पहली नजर में आपको पहचान ही नहीं सकी। अली मुराद के उठाने पर मेरी आंख खुली। मैं रात को ऐसी बेफिक्री से सोया कि खाने के लिए भी नहीं उठा। अली मुराद ने मुझे बताया कि बाबा साईं घर से आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। उनके साथ महरम खान और उसके 4 साथी भी हैं। मैंने बाथरूम जाकर मुंह हाथ धोया और बाल संवार कर बाबा साईं के सामने पहुंच गया। उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोले, बाबा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी गवर्नर साहब से मिलना है। मगर बाबा साईं, वो पुलिस और... अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तेरे साथ चलूंगा। पुलिस तेरा क्या बिगाड़ सकती है। हम लोग वहां से निकले तो बहुत खुशगवार मूड में थे। बाबा साईं हस्बे मामूल अपनी लैंड क्रूजर पर थे। मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था। हमारी गाड़ी के पीछे एक पजेरो थी जिसमें बाबा साईं के गार्ड्स थे। हाईवे पर पहुंचकर बाबा साईं ने ड्राइवर से कहा, पहले बंगले पर चलो, मुझे वहां कुछ काम है। हम लोग बंगले की स्ट्रीट पर मुड़े ही थे कि स्ट्रीट के दोनों जानिब से पुलिस की 2 मोबाइल्स दाखिल हुई और हमारा रास्ता बंद कर दिया। फिर उनमें से पुलिस के मुस्तैद जवान कूद कर नीचे उतरे और राइफलें ताने हमारी तरफ बढ़े। बाबा साईं चीख कर अपने आदमियों से बोले, कोई फायर नहीं करेगा। मोबाइल्स देखकर मैं भी वहशतज़दा हो गया था। बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त मेरे पास .38 के कॉलेट पिस्टल के सिवा कुछ भी ना था। मैंने लातादाद मर्तबा मौत की आंखों में आंखें डाली थी। बड़े बड़े खूनरेज तसादमों से गुजरा था, मगर ये सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ थी। उस वक्त मुझे अपनी जान से ज्यादा बाबा साईं की फिक्र थी। उनके जिस्म पर खराश भी आ जाती तो मैं जिंदा भी रहता तो अपनी ही नजरों में जलील होकर रह जाता। ये सारे ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में आकर गुजर गए। मैं जानता था कि बाबा साईं का ड्राइवर और उनके साथ बैठा हुआ गार्ड ना सिर्फ तरबियत याफ्ता है, बल्कि वो दोनों 7mm की दूरमार राइफलों से भी मुसल्लह हैं। हमारे पीछे बाबा साईं के 6 गार्ड्स दूसरी गाड़ी में भी थे। तसादुम की सूरत में दोनों तरफ से चश्मे ज़दन में कई लाशें गिर जाती। पुलिस मोबाइल्स की तादाद 5 थी और वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी रोको बाबा, बाबा साईं ने गरज कर अपने ड्राइवर से कहा। उनके चेहरे पर तशवीश से ज्यादा गुस्से के आसार थे। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी। उसके साथ ही अकबी गाड़ी से बाबा साईं के गार्ड सूरत से नीचे कूदे और हमारी गाड़ी के चारों तरफ फैल गए। उनमें से हर शख्स के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो जीते जी पुलिस को बाबा साईं तक पहुंचने नहीं देगा। ये राइफल मुझे दे दो, मैंने ड्राइवर से कहा। नहीं कामरान। बाबा साईं ने सख्ती से मुझे झड़क दिया। फिर बुलंद आवाज में अपने गार्ड से बोले, कोई भी फायरिंग में पहल नहीं करेगा। ये कहकर उन्होंने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बाबा साईं, मैं चीख कर बोला, आप गाड़ी में बैठे और यहां से निकलने की कोशिश करें। इन पुलिस वालों से मैं निपट लूंगा, बको मत। उन्होंने मुझे झिड़का और फिर तहमकाना अंदाज में पुलिस वालों से मुखातिब हुए, ये क्या मजाक है? किसमें इतनी जुर्रत पैदा हो गई है कि वो सरदार अब्दुल रहीम खान का रास्ता रोके? अपने अफसर या इंचार्ज को मेरे पास भेजो, वरना तसादुम की सूरत में यहाँ इतना खून बहेगा कि पुराने जमाने की जंगों की याद ताजा हो जाएगी। मेरे आदमी मारने के साथ साथ मरना भी जानते हैं। आप हमारे लिए बाइज्जत हैं साईं, हमें सिर्फ कामरान की जरूरत है। मेगाफोन पर एक करख्त आवाज उभरी, सामने आकर मर्दों की तरह बात करो। मुझे मालूम तो हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा रैंक क्या है। मेरे आदमियों से मत डरो, मेरे इशारे के बगैर ये हिलेंगे भी नहीं।
बात मत बढ़ाएं साईं, मैं एसपी अमजद मलिक बोल रहा हूँ। और बस करो बाबा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं कामरान को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। खून खराबाई चाहते हो तो ये शौक भी पूरा कर लो। मेरा कोई आदमी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। इन लोगों का काम ही मरना और मारना है। कामरान तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझ समेत 9 आदमियों की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, और ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। अगर तुम मुझे जानते हो तो ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानते होगे। हाँ, ये मेरा वादा है कि पहली गोली मैं नहीं चलाऊंगा। उसी वक्त कदरे पीछे खड़ी हुई एक पुलिस मोबाइल का दरवाजा खुला और एसपी की वर्दी में मलबूस एक नौजवान और खूबरू शख्स 90 तुले बावकार कदमों से हमारी तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे 4 मुसल्ला मुहाफिज राइफल ताने यूं चल रहे थे जैसे उन्हें जबरदस्ती मौत की तरफ धकेला जा रहा हो। एसपी की कुशादा पेशानी और रोशन आंखों से भरपूर एतमाद का इजहार हो रहा था। वो गालिबन हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट में आया था, इसीलिए उसके चेहरे पर वो मखसूस मकरूपन नहीं था जो इस रैंक के अफसरों में उमूमन होता है। वो बाबा साईं के सामने पहुंचकर रुका और अपना हाथ मुसाफे के लिए उनकी तरफ बढ़ाया। बाबा साईं ने उसका बढ़ा हुआ हाथ गर्मजोशी से थाम लिया। हमारे गार्ड्स दोनों गाड़ियों के पीछे हत्तुल इम्कान ऐसी पोजीशन संभाल चुके थे कि तसादुम की सूरत में कम से कम नुकसान हो। 2 गार्ड्स अलबत्ता बाबा साईं के साथ मुस्तैद खड़े थे। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ साईं, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। आप कामरान को मेरे हवाले कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। बाबा, बात तुम समझ नहीं रहे हो। मैं इस वक्त कामरान को लेकर गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं तो मुझे अपने बंगले पर जाने दो। मैं वहीं से गवर्नर साहब और आईजी से बात कर लूंगा। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि कामरान को किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि इन बेगुनाहों का खून मैं अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता। बाबा साईं ने पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। इसलिए बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। एसपी भी शायद अपनी हट का पक्का था। वो इस कारनामे को अपने खाते में डालने के लिए बेचैन था कि मशहूर बैनुल अक़वामी दहशतगर्द कामरान को जिंदा या मुर्दा हालत में अपने बड़ों के सामने पेश कर दे। उसने कदर सख्त लहजे में कहा, आप कानून की राह में रुकावट ना डालें। मुझे आपसे या आपके आदमियों से कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कामरान को ले जाना चाहता हूँ। पहले अपना लहजा दुरुस्त करो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ रहा है। तुम अगर खून खराबा चाहते हो तो यही सही। ये कहकर बाबा साईं पलटे और गाड़ी की तरफ बढ़े। मैं इस दौरान में फैसला कर चुका था कि सूरत हाल के तहत मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे साफ नजर आ रहा था कि अभी दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी और कई बेगुनाह अफराद खाको खून में नहा जाएंगे। ठहरिए बाबा साईं, मैंने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा। बेगुनाह अफराद के खून खराबे से बेहतर है कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं। नहीं कामरान, बाबा साईं ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। फिर वो एसपी से मुखातिब हुए। तुम्हारी गाड़ी में वायरलेस तो होगा, उस पर अपने आईजी से कांटेक्ट करो और मेरी उससे बात कराओ। वैसे मैं भी गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ गवर्नर हाउस चल सकते हो। गवर्नर साहब की मौजूदगी में कामरान की गिरफ्तारी से तुम्हें तरक्की भी मिलेगी और भारी इनाम भी। एसपी ने चंद लम्हे गौर किया, फिर बोला, साईं, मैं एक शर्त पर ऐसा करने को तैयार हूँ। कि आप? कोई शर्त वर्त नहीं। मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। मुझे गलत मत समझे साईं। एसपी खुशामद पर उतर आया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप अपने गार्ड्स को वापस कर दें। गवर्नर हाउस तक की खुदमत मैं सर अंजाम दूंगा। नहीं बाबा, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं किसे अपने साथ ले जाता हूँ। जब गवर्नर को मेरे गार्ड्स पर कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे हुक्म के बगैर उनमें से कोई हरकत भी नहीं करेगा। तुम उनकी वजह से परेशान मत हो। ठीक है साईं, लेकिन एक वादा आप मुझसे करें। जब मैं कामरान को गवर्नर हाउस में गिरफ्तार करूंगा तो आपके आदमी मज़ाहमत नहीं करेंगे। बाबा साईं के बावकात चेहरे पर पहली दफा मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये मेरा वादा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे गार्ड्स गवर्नर हाउस के अंदर नहीं जाएंगे। वहां तुम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकोगे। चलो अब अपनी गाड़ी में बैठो। गवर्नर साहब का वक्त बहुत कीमती है। वो सारा दिन मेरा इंतजार नहीं कर सकते। बाबा साईं गाड़ी में बैठ गए। एसपी भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर बाबा साईं के वो गार्ड्स जो दूसरी गाड़ी से उतरे थे उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक तमाम पुलिस वाले गाड़ियों में सवार नहीं हो गए। एसपी की जीप हमारे आगे थी। हमारी गाड़ी के पीछे बाबा साईं के गार्ड्स थे। उनके पीछे पुलिस की दूसरी गाड़ियां थीं। यूं ये काफिला गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हुआ। मैं शदीद बेचैनी महसूस कर रहा था। मैंने बाबा साईं से कहा, अगर उस एसपी ने मुझे गवर्नर हाउस से गिरफ्तार किया तो मैं... कुछ नहीं होगा कामरान। उस बेवकूफ को गवर्नर हाउस में घुसने कौन देगा? जब तक वो अंदर दाखिल होने की कानूनी कार्रवाई से गुजरेगा उस वक्त तक हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात हो चुकी होगी। फिर शायद तुमने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया। मैंने कहा है कि मेरे आदमी गवर्नर हाउस में कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। मैं सिर्फ गवर्नर हाउस तक अपने वादे का पाबंद हूँ।
मेरे गार्ड्स तो यूं भी बाहर होंगे। वो मुस्कुराकर बोले, नहीं बाबा साईं, इससे आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं उसकी कोई भी ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने तो उससे इस किस्म का कोई वादा नहीं किया है ना। मुझसे वादा करे कि आप या आपके आदमी इस मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, तुम फिक्र मत करो, तुझे भी हाथ पर हिलाने की जरूरत नहीं है। आराम से उनके साथ चला जा, मैं सदर मुमलिकत तक भी जा सकता हूँ। अब तू बेफिक्र हो जा। इन्हीं बातों के दौरान में वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ और हम लोग गवर्नर हाउस की पुरशको इमारत के सामने पहुंच गए। बाबा साईं के कहने के मुताबिक एसपी को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिली। सिक्योरिटी अफसर ने बताया कि उसकी लिस्ट पर सिर्फ 2 नाम हैं, सरदार अब्दुल रहीम और कामरान। एसपी को सिक्योरिटी ऑफिसर से बहस में उलझा छोड़कर हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। वहां मेहमानों के लिए मखसूस पार्किंग थी। फौरन ही सिक्योरिटी के 2 चाको चौबंद नौजवान नमूदार हुए और उन्होंने फुर्ती से हमारी गाड़ी का जायजा ले डाला। उनका अंदाज ऐसा था कि मेहमान को शक भी न गुजरे और वो अपने कानूनी फराइज भी पूरे कर लें। उन्होंने ड्राइवर और गार्ड को गाड़ी में इंतजार करने की ताकीद की, फिर खुशामदाना लहजे में बोले, साईं, अगर आप लोगों के पास कोई हथियार हो तो वो सिक्योरिटी रूम में जमा करा दें। उन मरहलों से फारिग होकर 10 मिनट बाद गवर्नर साहब के सामने हम मौजूद थे। वो उस वक्त वर्दी में थे और शायद किसी अहम मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पुरतपक अंदाज में वापस आई और मुझसे मुसाफा किया, फिर हमें सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और खुद भी बैठ गए। रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बाबा साईं ने गवर्नर साहब से कहा, ये कामरान है। मैंने कल आपसे, ये कामरान है? ये तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लगता है। इतना कम से न खूबरू जवान इन चक्करों में कैसे पड़ गया? गवर्नर साहब ने उनकी बात काटी। ये लंबी कहानी है साईं, बेशुमार तो केसेस ऐसे हैं जो इस पर जबरदस्ती बनाए गए हैं। मैं तो विनोद पांडे के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोले, तुम वही हो ना जिसने रॉ के खौफनाक एजेंट विनोद पांडे पर उसके अपने मुल्क में जमीन तंग कर दी थी? वो इंतहाई हसास नौयत के कागजात थे। तुम्हारा वो कारनामा ही ऐसा है कि तुम्हारे तमाम केसेस खत्म किए जा सकते हैं, मगर एक शर्त पर। आइंदा भी कोई ऐसा मौका है तो तुम पीछे नहीं हटोगे। ये मेरा अपना मुल्क है सर, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई मेरी माँ की चादर सर से खींच ले और मैं तमाशा देखता रहूं। भारत वाले तो खैर मेरे दुश्मन है ही, मगर यहाँ का कानून भी मेरे सर का तलबगार है। यहाँ आने से कबल भी पुलिस के एक एसपी साहब मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। मेरे हाथ पैर बंधे होंगे तो मैं भला क्या कर सकूंगा। डोंट वरी माय बॉय, मैं अभी ऑर्डर जारी कर देता हूँ कि आइंदा तुमसे बास-पूस ना की जाए, मगर तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा माजी है। अगर जरा सी भी लफ्जिश हो गई तो खुफिया एजेंसियां फिर तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। एक इम्कान ये भी है कि मेरे बाद आने वाला ऊपर वालों के दबाव में आकर मेरे इन अहकामात को अक्सर मुस्तरद कर दे। हाँ, जब तक मैं गवर्नर हूँ तुम एक आम शहरी की हैसियत से रह सकते हो। तुम्हारी यह हैसियत उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक तुम मुल्की कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करते। फिर उन्होंने बैल बजाकर अपने अरदली को तलब किया और उससे कहा कि समद साहब को मेरे पास भेज दो। समद साहब कर्नल के रैंक के मिखमिन्नी से आदमी थे। वो गवर्नर के सेक्रेटरी थे। गवर्नर ने उन्हें फौजी अंदाज में मेरे मुतालिक मुख्तसर हिदायत दी, जिन्हें उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और दरमियान में सिर्फ यस सर और ओके सर की गिरदान करते रहे। ये ऑर्डर्स इसी वक्त से नाफिजुल अमल होंगे। ओके सर, मैं अभी इसी सिलसिले में सब जगह वायरलेस कर देता हूँ। समद साहब अपनी फाइलें समेट कर चले गए। मेरा अंदाजा था कि वो फाइलें भी मुझे से मुताल्लिक थी। इस दौरान में एक बावर्दी बैरा चाय और दीगर लवाजमात की ट्रॉली ले आया और रोबोट के अंदाज में लौट गया। चाय पीते हुए गवर्नर साहब ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। अभी सदर साहब इस्लामाबाद से आने वाले हैं, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। मैं जानता था कि सदर साहब कभी आम एयरपोर्ट से नहीं आते, वो पीएफ बेस मारीपुर के जरिए ही आते हैं, मगर मैंने अपनी इस राय का इजहार नहीं किया। उसी वक्त एक बावर्दी मेजर कमरे में दाखिल हुआ और उसने जोरदार अंदाज में गवर्नर साहब को सल्यूट किया। फिर वो बोला, सर, आईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अभी तो मैं सदर साहब को रिसीव करने जा रहा हूँ, उनसे कहिए कि मुझसे बाद में मिल लें। अगर कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी है तो वो भी मेरे साथ ही चलें, उन्हें भी तो शायद एयरबेस जाना होगा। मेजर सल्यूट करके रुखसत हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं पीटर के बारे में गवर्नर साहब को बता दूं, मगर फिर यह सोचकर खामोश हो गया कि पीटर बाकायदा अमेरिकन पासपोर्ट पर पाकिस्तान आया होगा। गवर्नर साहब फौरन उसकी रिहाई का हुक्म देंगे, फिर वो यहीं दंदनाता फिरेगा। मैंने यूं ही सरसरी अंदाज में कहा, सर, हमारे मुल्क में बेशुमार खुफिया एजेंसियां मुख्तलिफ महाजों पर सरगर्म अमल हैं। इसके बावजूद यहाँ दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट कैसे आ जाते हैं? गवर्नर साहब मेरी इस बात पर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट ने मुझे वाज़ेह तौर पर तहकीर का शायबा दिखाई दिया। फिर वो पुरसुकून लहजे में बोले,
ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि चोटी के सियासतदान से लेकर मिनी बस के कंडक्टर तक सियासत पर खुद को अथॉरिटी समझता है। अब तो आम आदमी को भी हर सफेद फार्म, CIA, मोसाद या KGB का एजेंट मालूम होता है। हमारे पास इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, खासतौर पर हमारी ISI और SSG तो हमारा सरमाया है। तुम जैसे गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ अगर इत्तेफाक से कोई केस लग जाए तो ये समझना कहाँ की अक्लमंदी कि हमारी एजेंसीज हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। दिल तो मेरा चाहे कि उनके इस जवाब में उन्हें खरी खरी सुनाऊं कि वो अपनी सारी तकरीर भूल जाएं, मगर बाबा साईं ने इशारे से मुझे रोक दिया। उसी वक्त वो मेजर फिर बरामद हुआ और सलूट करके बोला, सर, IG साहब अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं साहब से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात चाहता हूँ। ओके, बुलाओ उन्हें। फिर गवर्नर साहब खड़े हुए और बारी बारी हमसे मुसाफा करने के बाद मुझसे मुखातिब हुए। तुमने मुल्क के लिए जो गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, ये उसका इनाम है कि अब तुम एक आज़ाद और मौजूद शहरी की तरह जिंदगी गुजारोगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि IG साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे वो नौजवान SP भी था जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता था। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। गवर्नर साहब ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, मैं कामरान को गिरफ्तार करने आया हूं। इट विल टेक ओनली हाफ अ मिनट सर। IG ने सपाट लहजे में कहा, फॉरगेट इट, यू विल सून रिसीव माई ऑर्डर अबाउट कामरान। ये कहकर गवर्नर साहब कमरे से बाहर निकल गए। उनके साथ साथ हम भी कमरे से बाहर आ गए। SP की हालत दीदनी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे वहीं खड़े खड़े शूट कर दे। मैंने जाते जाते उसकी तरफ हाथ हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गवर्नर हाउस से बाहर निकलकर मुझे अंदाजा हुआ कि SP ने तो खासे बड़े पैमाने पर मेरी गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर रखा था। बाबा साईं की गार्ड्स की गाड़ी भी पुलिस मोबाइल से घेरे में थी। SP भी हमारे पीछे ही पीछे अपनी जीप में बाहर निकला था। उसने शायद अपने आदमियों को इशारा कर दिया था कि बाबा साईं को जाने दिया जाए। हमारी गाड़ी बाहर निकलते पुलिस मोबाइल से न सिर्फ हमें रास्ता दिया बल्कि बाबा साईं के गार्ड्स को भी रास्ता दे दिया। बाबा साईं, मेरा ख्याल है कि यहाँ से सीधे अपने बंगले पर चलें। ये लोग हमारा ताक़ुब करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि पोल्ट्री फार्म इनकी नजरों में आ जाए। ठीक है बाबा। उन्होंने ड्राइवर को हुक्म दिया, यहाँ से बंगले पर चलो। बाबा साईं, मैंने डरते डरते कहा, अब तो मैं आजाद हूँ। अब मुझे वहां भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तैमूर और ग्लोरिया ही काफी हैं। अगर महरम खान अपने आदमियों के साथ पहुंच गया हो तो आप उसे वापस भेज दें। इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। वैसे मुझे आज शाम तक या फिर कल सुबह सवेरे गोट जाना है। हम घर पहुंचे तो गेट खुलने से पहले अली मुराद भी गाड़ी से कूदकर नीचे उतरा। पोर्च में पुराने मॉडल की जीप खड़ी थी। वो बुरी तरह मिट्टी में अटी हुई थी। मेरा ख्याल है कि महरम खान और उसके साथी आ गए हैं, बाबा साईं ने कहा और ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर गाड़ी से बाहर आ गए। बरामदे में वहशतनाक शक्लों और खौफनाक हुलियों वाले कई आदमी मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर बाबा साईं के पैर छूने चाहे, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करते हुए बावकार अंदाज में अंदर चले गए। अपने कमरे में पहुंचकर बाबा साईं ने मुझसे कहा, मैंने महरम खान और उसके साथियों को तुम्हारी मदद के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो पिछले कई माह से कुछ ज्यादा सरकश हो गए हैं। अव्वल तो गांव का कोई आदमी उसके मुकाबले पर आने की जरूरत नहीं करेगा। सिर्फ अली मुराद ही है जो उससे टकराने की हिम्मत रखता है, मगर वो इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं चाहता कि महरम खान उसे मार दे या जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दे। मैंने ये बातें गाड़ी में तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मुमकिन है ड्राइवर या गार्ड बातों बातों में उसे बता दें। फिलहाल तो उनकी नजरों में महरम खान मेरा खास आदमी है। महरम खान या उसके किसी साथी को हमारे पोल्ट्री फार्म का इल्म है क्या? नहीं, वो कराची कभी कभार ही आता है और हमेशा किसी अच्छे होटल में ठहरता है। इस दफा चूंकि मेरे बुलाने पर आया तो इसलिए तुम्हें बंगले में नजर आ रहा है। अभी फौरी तौर पर उसकी सरकशी निकाल दूं क्या? मैंने पूछा। यह और भी अच्छा है। उसके साथियों के सामने उसकी हड्डियां तोड़ोगे तो फिर कोई सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि महरम खान यहां से अपने पैरों पर चलकर ना जाए। तो फिर बुलाइए उसे जरा, मैं भी तो देखूं कि वो है क्या भला। अड़े छोरा, बाबा साईं ने आवाज लगाई। फौरन एक मुलाजिम मुअद्दिब अंदाज में आ खड़ा हुआ। हुकुम साईं। बाबा, महरम खान को बुलाओ जरा। हाजिर साईं, मुलाजिम ने जल्दी से कहा और उल्टे कदमों बाहर लौट गया। उसी वक्त पोर्च में कोई गाड़ी रुकने की आवाज आई। फिर फौरन ही अली मुराद आया और बोला, साईं, कामरान साईं के दोस्त आए हैं, उनके साथ 2 लड़कियां भी हैं, उन्हें अंदर भेज दो बाबा। अली मुराद जा ही रहा था कि एक लंबा तड़ंगा, मजबूत हाथ पैर और भयानक चेहरे वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, मूछें भी इतनी घनी थी कि उसके होंठ भी छुप गए थे। आपने मुझे बुलाया साईं? उसने रिवायत के खिलाफ बाबा साईं के पैर छुए बगैर पूछा। उसकी आवाज भारी और लहजा इंतहाई करख था। हाँ,
मैंने तुझे बुलाया था। बाबा साईं का मूड भी एकदम ऑफ हो गया। ये कामरान है, ये समझ ले कि ये भी मुझे इतना ही अजीज है जितना नासिर अजीज था। यहाँ इसके कुछ दुश्मन पैदा हो गए हैं, तुझे दिन रात इसकी हिफाजत करना है। बाबा साईं ने तहमकाना अंदाज में कहा, अगर इसे खराश भी पहुंची तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, और तू मेरे गुस्से से तो अच्छी तरह वाकिफ ही है। उसी वक्त तैमूर, शाजिया और ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुए।